8 अगस्त सन 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। ये एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हजारों की भीड़ के सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। उनका भाषण होता है, आप में से हर व्यक्ति अपने आप को आजाद समझे। हम आपसे इम्पीरियज्म के जूतों के नीचे दबने को नहीं कह रहे। हमें चाहिए पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, डू और डाई, करो या मरो, इसे अपने दिल में बसा लो। अब या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है क्विट इंडिया मूवमेंट की। ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में और कुछ महीने पहले ही ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी एक 3 स्टेज प्लान पर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। स्टेज 1 प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया जाए, पूरी मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल बनाया जाए कि कोई भी अखबार इसकी खबर ना छाप पाए। स्टेज 2 कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों पर रेड मारकर उनके फंड सीज कर लेना और कांग्रेस के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3 मास मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल करना और कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल घोषित कर देना और इस तरीके से मूवमेंट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। अगले दिन 9 अगस्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद सारे टॉप लीडर्स अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई साल तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने थे। फिर सवाल उठता है कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। किस वीडियो में इंस्पिरेशन की वो दास्तान को सुनेंगे जहां इतनी सख्ती और मुश्किलों के बीच कैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचा और कौन वो देश में रहने वाले गद्दार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस मूवमेंट के दौरान। आइए समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को गहराई से आज की इस वीडियो में। इस मूवमेंट से स्टार्ट होने से जस्ट 2 साल पहले की बात है। 8 अगस्त साल 1940 ब्रिटिश राज ने वाइसरॉय लिन्लिथ गो के द्वारा एक ऑफर पेश किया इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें इन्होंने कहा कि हम इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश राज सरकार में। असल में उस समय वर्ल्ड वॉर बहुत जोर शोर से चल रही थी। यूरोप में जर्मनी का डिक्टेटर एक के बाद एक देश को जीतते जा रहा था और उसके सामने खड़ा था ब्रिटिश इकलौता देश। यूके में मौजूद ब्रिटिश सरकार बहुत मुसीबत में थी, बड़ी डेस्परेट थी कि जहाँ से मदद मिल पाए वहाँ से मदद ली जाए। हालांकि इंडिया ऑलरेडी लड़ रही थी ब्रिटिश की ओर से, लेकिन ब्रिटिश चाहती थी कि इंडिया की तरफ से और ज्यादा कोऑपरेशन हो। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंडियंस को मनाने के लिए हम एक ऑफर देते हैं। इस समय तक कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इन छोटी मोटी ऑफरों से नहीं बदलेंगे, हमें चाहिए पूर्ण आजादी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है कि इंडिया कोऑपरेट करे तो उन्हें हमें पूरी तरह से आजाद करना होगा। इसी वजह से अगस्त ऑफर फेल रहता है। इसके बाद साल 1942 में एक और ऑफर दिया जाता है जिसे क्रिप मिशन भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन का मकसद था इंडिया को आजादी देना सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक। लेकिन क्रिप मिशन में जो ऑफर दिया जाता है वो फुल फ्रीडम का नहीं होता है, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का होता है। कुछ महीने बाद 14 जुलाई 1942 की वार्धा मीटिंग में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का फैसला किया जाता है। उस समय के कई प्रोमिनेंट लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण ने बहुत दिलचस्पी दिखाई इस इनिशिएटिव को लेकर। वार्धा मीटिंग के 9 दिन बाद 23 जुलाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड एमरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉलोनीज विस्काउंट कार्बन को एक चिट्ठी लिखते हैं। ये बताते हैं इसमें जो रेजोल्यूशन लिया गया है वो ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग में 7 अगस्त को अप्रूवल किया गया था और उसके बाद एक मार्च मूवमेंट होगी जो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को चैलेंज करेगी। हमें कड़ी से कड़ी मेजर्स लेने की जरूरत है। यहाँ पर इसमें यह भी मेंशन किया जाता है कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स को अफ्रीका डिपोर्ट किया जाएगा ताकि मूवमेंट शुरू ही ना हो पाए। इसके अगले ही दिन ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट ने अमेरिका के साथ एक 3 स्टेज प्लान बनाती है मूवमेंट को खत्म करने के लिए। वही प्लान जो मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था। यही कारण है कि जब ऑल इंडिया कमेटी की ओर से रिसोल्यूशन पास किया जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी जानती थी इसके बारे में। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक स्पीच के बाद 9 अगस्त को करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी के टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस ले जाया जाता है। सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है और उनके जितने भी ऑफिसर्स थे उनमें सील लगा दिया जाता है और उन्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसमें मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी होती है। गांधी जी की जो ऐतिहासिक स्पीच थी उसका एक भी शब्द मीडिया को अलाउ नहीं था प्रिंट करना अपने अखबारों में। तो ना ही महात्मा गांधी की कोई स्पीच छपी, ना ही ये छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने कोई एक्शन लिया है। अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर गांधी जी का मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है 22 साल की एक्टिविस्ट उषा मेहता की। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती हैं और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती हैं, कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत।
This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. 14 अगस्त 1942 वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया और ब्रिटिश राज के प्रोपेगेंडा को टक्कर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स। अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता अपने संदेशों में कहती थी, दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो सोर्स ढूंढने में 3 महीने लग गए, लेकिन तब तक बहुत से लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके थे। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा। इस रेडियो को जाम करने की कोशिश की जाने लगी। फाइनली जाकर 12 नवंबर 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उनकी सारी इक्विपमेंट सीज कर ली जाती है और 6 महीने के जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेट करने के बावजूद ब्रिटिश के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलती। जिस टाइम ये मूवमेंट शुरू हुई उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने की खबर नेताजी को पता चलती है, उन्होंने अपने दोस्त एक्ने नाम्बियर को कहा कि अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। जहां एक तरफ हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स लोगों को जागरूक करने में संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ग्राउंड रियलिटी पर भी कर रहे थे। ऐसी कई कहानियां हैं जहां सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी शिद्दत से भाग ले रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से चंदा इकट्ठा करने से लेकर गाँव में बसने वाले लोगों का रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर देना, सब कुछ देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस और बाकी जो सरकारी अथॉरिटीज के सिंबल्स थे उन पर हमला किया गया। कॉलेजेस में भी बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, मार्चेस निकाली गई। बॉम्बे, अहमदाबाद के फैक्ट्री वर्कर्स हफ्तों महीनों तक काम पे नहीं गए। कुछ जगहों पर वायलेंस भी देखने को मिला। ब्रिजेस उड़ाई गई, टेलीग्राफ वायर्स काटी गई, रेलवे लाइंस को ब्लॉक किया गया। यूपी बिहार में उस वक्त थाना जलाओ, स्टेशन फूक दो जैसे नारे लगाए गए। 31 अगस्त 1942 को वायसरॉय लिनलिथ गो ने विंस्टन चर्चिल को एक चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मैं जिस रिवॉल्यूशन से यहाँ पर डील कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि आखिरी बार हमने इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन 1857 में देखी थी। ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर फेल होती हुई दिख रही थी। सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी ये मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि आम जनता इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका झुकाव ब्रिटिश इंपेरियलिज्म की तरफ था। जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ महीने बाद, वहीं दूसरी तरफ सावरकर कॉलोनियल सरकार में लाखों इंडियंस को रिक्रूट करने में मदद की ब्रिटिश आर्म फोर्स में। ये वही इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने वाले थे। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे। नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे और भी कई लोग। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कई और चीजें कही कि इस तरीके का गुंडाइज्म कोई सिंपैथी डिजर्व नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स का जो एक्चुअल में उस वक्त संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और इसीलिए ये बात सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए वो एक मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं, मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के एक लीडर्स NC चटर्जी लिखते हैं, ये बड़ा अम्यूजिंग है देखना कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस के इस मूवमेंट का हिस्सा न बने, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर भी यही चाहते हैं हिंदुओं के लिए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी। उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी प्रेशर बनाते हैं यूके की सरकार पर। ब्रिटेन में भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगती है कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाए। जून 1945 में ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो रिलीज करती है। ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करती है कि अगर हम पावर में आए तो हम इंडिया को आजाद कर देंगे। अगले महीने 1945 में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है। नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने का समय आ गया है। ब्रिटिश में जैसे ही सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड सभी लीडर्स को जेल से आजाद कर दिया जाता है, और इसके 2 साल बाद 3 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो जाता है।